उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक ना एक दिन अखंड भारत बनना ही है और पाकिस्तान भारत में विलय करेगा, क्योंकि एक एक आदमी को यह यकीन है कि मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अब चर्चा गर्म है। क्या भारत के हिंदू राष्ट्र में तब्दील होने के संकेत मिल रहे हैं? क्या इसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी या कि 2024 में आम चुनाव में यह चुनावी मुद्दा बनेगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश है इस रिपोर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी कि 2025 के फौरन बाद ऐसा हो जाए। संघ परिवार 1925 से उन्होंने यह शुरू किया था और करीब 100 साल बाद उन्होंने इस दिशा में काफी कुछ हासिल कर लिया है। संघ परिवार एक हिंदू बहुसंख्यक शासन लेने पर आमादा है। उनका दावा है कि हिंदू बहुसंख्यक हिंदू समाज भारत में सबसे ज्यादा सहिष्णु और सेक्युलर है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, कई शहरों और सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। 2019 में बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद से हिंदू राष्ट्र के इशारे और पुख्ता हो चुके हैं। केंद्र सरकार के लेवल पर बड़े पैमाने पर बदलाव किए जा रहे हैं। 2014 में शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर अपनी पहली स्पीच में सदियों की गुलामी पर दुख जताया था। 1200 साल की गुलामी भरी मानसिकता हमें परेशान कर रही है। जब से लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिली हैं, तब से मोदी सरकार की सारी कोशिशें उसी दिशा में हैं। सरकार की तरफ से हर वो कोशिश हुई है जो संघ के एजेंडे को डंके की चोट पर लागू कर रही है। इस दौरान अर्थव्यवस्था बद से बदतर हुई है, पर उस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। सारा ध्यान हिंदू मुसलमान पर है। मोदी के पहले कार्यकाल में इसे हिंदू राष्ट्र का एक ट्रेलर देखने को मिला है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं में मुस्लिम समुदाय पर जानलेवा हमले इसका एक ट्रेलर भर है। मैं ये नहीं कहता कि इस तरह की घटनाएं गैर बीजेपी सरकारों के दौर में नहीं हो सकती या नहीं हुई हैं, लेकिन एक फर्क है। ऐसी घटनाओं पर केंद्र बीजेपी सरकारों और संघ परिवार की रहस्यमय चुप्पी, जिन पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उनकी इन मामलों में मिली भगत है या फिर पूरे हादसे को दफन करने की अपराधी कोशिश। आने वाले कुछ सालों में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, इसके लिए जमीनी लेवल पर काम शुरू हो चुका है। विश्लेषकों की माने तो कई संस्थान संघीय ढांचा, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार है। मुसलमान शासकों के इतिहास और शहरों गलियों के नाम बदलने से लेकर किताबों में बदलाव का काम बदस्तूर जारी है। क्या यह भी बताने की जरूरत है कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के फौरन बाद रातों रात बूचड़खानों को बंद करने का फरमान योगी सरकार ने दे दिया, बिना यह सोचे कि इस धंधे से जुड़े लोगों का घर परिवार कैसे चलेगा। किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि बूचड़खाने चलाने और मांस का व्यापार करने वाले किस धर्म के लोग हैं। यूपी में सरकार बनने के बाद सरकार की प्राथमिकता लव जिहाद रोकने की ज्यादा थी और गुंडे मवालियों को जेल भेजने की कम। पिछले 9 सालों में हर उस शख्स को देशद्रोही साबित करने की कोशिश की गई जो हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं था या मुखर विरोध करता पाया गया। फिर चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो या फिर टीवी के आजाद पत्रकार या फिर बुद्धिजीवी, क्रिएटिव आर्टिस्ट और साहित्यकार हों, सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारों के साथ जो बर्ताव किया गया, उसने इंटरनेशनल लेवल पर भारत को शर्मसार किया। देश के कुछ बड़े बुद्धिजीवियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता ने मॉब लिंचिंग और दूसरे तमाम कामों के बाद भी अगर उन्हें पहले से ज्यादा सीटें दी, तो इसका मतलब है कि उन्हें अपने एजेंडे को लागू करने का संवैधानिक अधिकार मिल गया है। 2014 से लेकर 19 तक मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में बीजेपी के पास इतनी सीटें नहीं थी कि वह संविधान में कुछ बुनियादी बदलाव कर सके। लोकसभा में उनके पास बहुमत तो था, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी अकलियत में थी, लिहाजा स्ट्रक्चरल चेंज की तरफ कदम नहीं बढ़ाए गए। अब राज्यसभा में भी वह जोड़ तोड़कर बहुमत जुटा लेती है, लिहाजा नतीजा सामने है। 3 तलाक, आर्टिकल 370 और नागरिकता कानून तीनों ही संसद से पास हुए और संविधान में बदलाव के बाद वजूद में आए।
और तीनों ही मामलों में मुस्लिम तबके ही प्रभावित हो रहे हैं। अब बीजेपी पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात कर रही है। भारत का संविधान कहता है कि जाति, धर्म और जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम या सीएए को मुस्लिम विरोधी कानून की तरह देखा जा रहा है। गोलवलकर ने यूं ही नहीं कहा था कि मुसलमानों के भारत में कोई नागरिक अधिकार नहीं होने चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय भी इसी संदर्भ में कहते हैं कि मुसलमानों को देश से बाहर तो नहीं भेज सकते, पर वह संविधान को बदलने की बात करते हैं। यह वजह नहीं है कि संघ परिवार हमेशा से यह कहता रहा है कि भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों से प्रभावित है। वो ये कहना चाहते हैं कि संविधान में बदलाव करना होगा। बीजेपी 9 सालों से सत्ता में है और उसका दावा है कि इस बारे में बहुत सारा काम अभी अधूरा है। आपको कुछ समय देना होगा। 100 साल पहले संघ की शुरुआत हुई थी और वो बहुत कुछ हासिल कर चुका है। आज भारत आजाद है, लोकतंत्र है और उसे दूसरे मुस्लिम देशों की तरह धार्मिक देश बनने का फैसला नहीं किया। उसने डेमोक्रेसी को अपनाया, जहां सभी धर्मों के लोग बराबरी के साथ रहें और धर्म के आधार पर किसी धार्मिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव न हो। भारत में हिंदू भी हैं और मुसलमान भी, सिख भी हैं और ईसाई भी, पारसी भी हैं और यहूदी भी, जैन भी हैं और बौद्ध भी, सब परस्पर सौहार्द से रहते हैं। भारत का संविधान किसी भी सरकार को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वह कोई भी कानून बनाए जो धर्म के आधार पर भेदभाव करे। भारत की जो दुनिया में साख है वो उसकी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष छवि की वजह से है। पर हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है कि भारत एक धार्मिक देश बन जाएगा, जहां धर्म के आधार पर दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव होगा और फिर भारत का वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ। जनादेश नए भारत की तस्वीर पेश करता है जिसमें जन सवालों का कोई मोल नहीं रह गया है। दरअसल असली मुद्दा हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि एक एक आदमी को ये यकीन है कि मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। दरअसल समाज में इतनी नफरत आ चुकी है कि उस पर किसी और का असर ही नहीं पड़ता। बाकी हिंदुत्व का बुखार इतनी जल्दी नहीं उतरने वाला, इसमें वक्त लगेगा। पिछले 9 सालों में बीजेपी ने 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव स्वीप किए हैं। बीजेपी का वोट शेयर 40% से ऊपर है। हिंदुत्व गहरा बैठ चुका है। जब तक विकास और महंगाई की राजनीति करेंगे विपक्ष वाले हारते ही रहेंगे। राजनीति विचारधारा से चलती है और भारत में सिर्फ एक ही विचारधारा है। हिंदू राष्ट्र की टाइमलाइन को लेकर कोई क्लियर नहीं है, लेकिन उसके समर्थकों को लगता है कि हम लोग ट्रांजिशन फेज में हैं। उत्तर प्रदेश एक आदर्श राज्य बन चुका है। हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए उसकी एक झलक यूपी दिखाता है। हिंदुत्ववादी नेता अच्छी तरह जानते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्वीकार किए जाने से पहले बहुत सारा काम करने को बचा हुआ है। उनके मुताबिक अधूरे कार्यों में हिंदुओं में एकता का आना और जाति व्यवस्था का अंत, मुसलमान जैसे समुदायों को हासिल अल्पसंख्यक के दर्जे का खात्मा। हिंदू राष्ट्र में कोई अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक नहीं होगा। कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी आंदोलनों का अंत, मुस्लिम तुष्टीकरण का अंत, इस गलत अवधारणा को हटाना, ऐसे और भी मुद्दे अधूरे कामों की फहरिस्त में हैं। समाज का एक बड़ा हिस्सा उसे या तो स्वीकार करता दिखता है या खामोश है। 2019 के संसदीय चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद से बड़ी संख्या में धर्म संसद और धार्मिक सभाएं आयोजित की जाती रही हैं, जिन्हें मुसलमानों को मार डालने और ललकार सुनाई दी और मुसलमानों के कारोबार के बहिष्कार की कसमें खाई गई। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि नए भारत में सड़कों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक नफरत का राज है। हिंदू युवाओं को यकीन दिलाया गया है कि हिंदू धर्म के स्वर्णकाल का पुनरुत्थान बस होने ही वाला है। हिंदू राष्ट्र के लिए हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, एक बड़ा ही हिंसक किस्म का रास्ता है, जहां मुसलमानों पर हिंसक हमले किए जाते हैं। बेकसूर लोगों को पीट पीट कर जबरन जय श्री राम बुलवाया जाता है। हिंदू त्योहारों के दौरान मस्जिदों के बाहर तलवारें और दूसरे हथियार लहराए जाते हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है जहां भारत का कोई धर्म नहीं है। एक ऐसा राष्ट्र जिसके संविधान ने हर धर्म को बराबरी का दर्जा दिया हुआ है। लेकिन यह सच है कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर यह सवाल जोर से उठ रहा है कि क्या इस देश का क्लेवर बदल जाएगा। जिन्ना ने कहा कि एक आदमी एक वोट लोकतंत्र नहीं बहुसंख्यकों का शासन कायम करेगा। उन्होंने सेंट्रल असेंबली में कहा कि अंग्रेजों ने भारत के अल्पसंख्यकों के लिए वक्त रहते प्रावधान नहीं किए तो वो बहुसंख्यकों के रहमो करम पर जिंदा रहेंगे और कभी बराबरी हासिल नहीं करेंगे। जिन्ना का दावा था कि जिस डेमोक्रेसी की बात नेहरू और गांधी कर रहे हैं वो और कुछ नहीं हिंदू राष्ट्र ही होगा।
जिन्ना ने बार बार दोहराया कि हिंदू इस मुल्क में मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखेंगे। जिन्ना का दावा था, जिस लोकतंत्र का ख्वाब कांग्रेसी दिखा रहे हैं उसमें न मुसलमानों के इदारे महफूज होंगी, न उनकी मस्जिदें, न तालीम और न जिंदगी। अंग्रेजों के जाने के बाद भी मुसलमानों को बराबरी और अपनी आज़ादी की लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। नेहरू और गांधी ने जिन्ना को बार बार झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन उनके लोगों ने बार बार जिन्ना को सच्चा साबित किया। 75 साल बाद भी जिन्ना सच्चे हैं, लेकिन इस मुल्क के मुसलमानों ने जिन्ना की बात नहीं मानी और यहाँ के हिंदुओं पर भरोसा किया, सेकुलरिज्म और मुल्क के निजाम पर भरोसा किया। मुसलमानों को अब कुछ साबित नहीं करना है। अब हिंदुओं की जबान, उनका सेकुलरिज्म और उनका भरोसा दांव पर है। जिन्ना को झूठा साबित करने की जिम्मेदारी इस मुल्क के बहुसंख्यकों की है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों की अधिकांश आबादी ने भारत में रहना ही तय किया, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में चला राष्ट्रीय आंदोलन सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर स्वाधीन भारत के निर्माण में यकीन रखता था और उसने कभी भी सिद्धांत रूप में मुस्लिम लीग के इस दावे को नहीं माना था कि सिर्फ वही भारतीय मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि और प्रवक्ता है। इसलिए धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होने के बावजूद भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने का फैसला लिया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व ने अपने लंबे राजनीतिक अनुभव के आधार पर नतीजा निकाला था कि एक ऐसा देश इसमें अनेक धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं और क्षेत्र के लोग रहते हों, सिर्फ लोकतांत्रिक, संघीय और धर्मनिरपेक्ष रूप में ही अपनी एकता और अखंडता को सुरक्षित रख सकता है। लेकिन इस फैसले से हिंदू हितों की बात करने वाले सांप्रदायिक तत्व खुश नहीं थे। उनका लक्ष्य हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना था और उन्होंने कभी इसे छुपाया भी नहीं। यह हिंदू राष्ट्र एक तरह से मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का ही प्रतिबिंब था, जहां बहुसंख्यक आबादी के धर्म का वर्चस्व हो और अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाए। आज बीजेपी लोकसभा में बहुमत प्राप्त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति खास तौर से संघ के पूर्व प्रचारक हैं। इनमें से जो राजनीतिक रूप से अधिक सजग हैं वे संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनके मन की बात होठों तक आ ही जाती है। 2024 में होने वाले आम चुनाव में यह मुद्दा सेंटर में होगा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत।